हेलो फ्रेंड्स। कल दो मैच हुए। दोनों का रिजल्ट मोर और लेस सिमिलर था। दोनों में फर्स्ट बैटिंग टीम जीत गई। चेजिंग टीम अराउंड 30 रन शॉर्ट हुई। नाउ 30 रन इज अ डिसेंट इनफ मार्जिन इन अ T20 गेम, मगर दोनों मैचेस डिफरेंट थे। अब बात करते हैं पहले मैच की। मुंबई इंडियंस को फाइनली अपनी पहली विक्ट्री मिली। सारे डिटेल्स को छोड़ के मैं सबसे पहले जो पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा वो था मुंबई इंडियंस के इनिंग्स की लास्ट ओवर। नोत्जे इंजरी के बाद से पूरी तरीके से अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। जिस वजह से उनको रबाडा के ऊपर रिटेन किया गया था वो था उनकी हाई स्पीड और डेथ बॉलिंग। रबाडा काफी रन लीक कर जाते थे, बट नोत्जे की डेथ बॉलिंग परफेक्ट थी। अब इस आईपीएल में उन्हें बार बार लास्ट ओवर दिया जाता है और वो लास्ट ओवर में वो बार बार 20+ रन दे रहे हैं। इस बार तो उन्होंने 30+ रन दिया। एग्जैक्टली वही डिफरेंस रहा दोनों इनिंग्स के बीच में, 30 रन जिस मार्जिन से वो हारे। अगर आप उनके पिछले 4 मैचेस के लास्ट ओवर देखेंगे तो उन्होंने 25 रन दिए वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, फिर 20 रन दिए वर्सेस सीएसके, फिर से 25 रन दिए वर्सेस केकेआर, और आज रोमारियो शेपर्ड ने उनको 32 रन बनाए लास्ट ओवर में। तो ये चीज रिकी पॉन्टिंग, सौरव गांगुली, ऋषभ पंत, इन तीनों को क्यों नहीं दिख रही है कि ये अभी उस फॉर्म में नहीं है कि अपनी डेथ बॉलिंग कर पाए? क्यों नहीं इनसे 17th 18th ओवर तक इनके कोटा फिनिश किया जा रहा है? दिल्ली वैसे ही अपनी बॉलिंग से स्ट्रगल कर रही है। ये इनके इकलौते ऐसे पेस बॉलर हैं जिसको इन्होंने रिटेन किया था दिल्ली ने, और उनका ये रिजल्ट हो रहा है अभी। अब वो रस्टी है, फॉर्म में नहीं है, वट एवर मे बी द रीजन, बट मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा। दे कैन नॉट से कि नहीं हमने इसे रिटेन किया तो यही लास्ट ओवर फेंकेगा, चाहे वो 25 रन दे या 30 रन दे। तो कहीं ना कहीं कैप्टेंसी भी पुअर रही। ये लास्ट ओवर शायद किसी दूसरे बॉलर को देना चाहिए था। हालांकि मैं कहूंगा कि इस बार दिल्ली ने टीम ठीक खिलाई। जो दिल्ली की टीम थी वो सही थी, कॉम्बिनेशन ठीक था, मगर अगेन थोड़ी कैप्टेंसी में मैं कहूंगा कि ऋषभ पंत गलतियां कर रहे हैं। और ये रिकी पॉन्टिंग जो इतने बार वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रह चुके हैं, और सौरव गांगुली भी इतने सक्सेसफुल कैप्टन रह चुके हैं, ये पॉइंट्स डिस्कस करने बहुत जरूरी है, क्योंकि यही 20-25 रन के डिफरेंस एंड में रिजल्ट चेंज कर देता है। वैसे और भी पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये मैच हाथ से निकला दिल्ली के। स्टार्टिंग ऑफ रोहित शर्मा और ईशान किशन ने शानदार स्टार्ट दिया। रोहित शर्मा वाज रियली अनफॉर्चुनेट कि वो अपनी हाफ सेंचुरी मिस कर गया, मगर उन्होंने वो प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था। जब तक वो थे रन रेट आराम से 10+ चला। जब वो आउट हुए तब तब आई थिंक 7 ओवर्स में 80 का स्कोर था मुंबई का। वो 49 पे आउट हुए, मगर उन्होंने वो प्लेटफॉर्म सेट कर दिया, क्योंकि मुंबई इंडियंस इस बार बहुत डीप बैटिंग तक, मतलब उन्होंने नबी, रोमारियो शेपर्ड, टिम डेविड तीनों को खिलाया। उसके बाद थोड़े बहुत विकेट्स गिरे। हार्दिक पांड्या नंबर 4 पे आए, क्योंकि वो गुजरात में जो कर रहे थे वो रेप्लिकेट करना चाहते थे। मगर सरप्राइजिंगली वो एक शीट एंकर रोल खेल रहे थे एक हाई स्कोरिंग पिच पे, और उन्होंने एक 39 रन की इनिंग्स खेली, बट ऑफ 34 बॉल्स। एक पिच जहां पे 234 बने हैं, वहां पर एक 34 बॉल्स 39 की इनिंग्स। मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या को और तेज खेलना चाहिए था, मे भी शायद थोड़ा जल्दी एक्सेलरेट करना चाहिए था, क्योंकि रोमारियो शेपर्ड को बिल्कुल लास्ट के 2 ओवर्स में जाके बैटिंग मिली, नबी को तो बैटिंग ही नहीं मिली। तो और बैटिंग थी, मे भी शायद हार्दिक पांड्या को थोड़े और रिस्क लेने चाहिए थे। अगर रोमारियो शेपर्ड ने लास्ट ओवर में 32 रन नहीं बनाए होते और 10 बॉलों पे 39 की इनिंग्स नहीं खेली होती, तो मुंबई इंडियंस 210 215 के तक रुक सकते थे, और दिल्ली शायद चेस कर सकती थी, क्योंकि दिल्ली सिर्फ मतलब दिल्ली ने 200 का टोटल क्रॉस कर लिया था एंड में। अगर थोड़ा कम टोटल होता तो मे बी शायद उनके प्लेयर्स थोड़ा और सेंसिबली खेल के ये टोटल अचीव कर सकते थे। तो रोमारियो शेपर्ड ने लास्ट ओवर में जो 32 मारे, दैट क्रिएटेड अ ह्यूज गैप।
अपार्ट फ्रॉम दैट टिम डेविड फाइनली उन्होंने परफॉर्मेंस दी और एंड में क्विक फायर रन्स बनाए। 21 बॉल्स 45, एक बहुत बेहतरीन फिनिशिंग की। और इन दोनों ने ही इवेंचुअली, क्योंकि एक पॉइंट पे जब तिलक वर्मा अभी तुरंत आउट हो गए थे ईशान किशन के बाद, सूर्य कुमार यादव का कमबैक भी बेकार रहा, वो 0 पे आउट हो गए, तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये 200 के आसपास रुक जाएंगे। मगर इवेंचुअली टिम डेविड और रोमारियो शेपर्ड ने इंश्योर किया कि वो 230 क्रॉस करें। जब दिल्ली की बैटिंग स्टार्ट हुई, मुझे समझ नहीं आया कि क्या मैनेजमेंट से ऑर्डर थी, क्योंकि ऋषभ पंत ने भी एंड में अपनी हार को की सबसे बड़ा रीजन पावर प्ले में दिल्ली की बैटिंग को बताया। पहले 3 ओवर में सिर्फ 12-15 रन का टोटल था। ना पृथ्वी शॉ कोई रिस्क ले रहे थे, ना डेविड वार्नर। अब ऐसा क्यों हो रहा था ये समझना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे टोटल में आपको पहले 6 ओवर में भले 2 विकेट गिर जाएं, बट आपको 65-70 रन तो बनाने ही पड़ते हैं, क्योंकि आप 230 प्लस चेस कर रहे हो। रिक्वायर्ड रेट पहले बॉल से ऑलमोस्ट 12 रन पर ओवर है। तो अगर आप पावर प्ले में उसको कवर नहीं करोगे तो आप कैसे कवर करोगे। मगर पृथ्वी शॉ एक पता नहीं क्या अपनी 50 के लिए खेल रहे थे या क्या, डेविड वार्नर से भी रन नहीं बन रहे थे। जब डेविड वार्नर आउट हुए तब स्कोर ऑलमोस्ट 4 ओवर में 22 रन था। मगर यहाँ पे ऋषभ पंत की फिर से कैप्टनसी की एक मिस्टेक हुई। इतने बड़े टोटल में मिचेल मार्श अवेलेबल नहीं थे, तो वन डाउन या तो वो खुद आते, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में काफी अच्छे रन बनाए थे, या उनको किसी ऐसे प्लेयर को भेजना चाहिए था जो उस वक्त भले ही आउट हो जाता लेकिन एक क्विक फायर कैमियो खेलता। बट उन्होंने एक इनएक्सपीरियंस डोमेस्टिक प्लेयर अभिषेक पोरेल को भेजा, और उन्होंने और पृथ्वी शॉ ने 7-8 ओवर तक कोई खास रिस्क नहीं लिया, ना कोई एक्सेलरेशन ली। मैच वहीं खत्म हो चुका था। बाद में पृथ्वी शॉ ने एक्सेलरेट किया, उन्होंने अच्छा खेला, कुछ बाउंड्रीज मारी, सिक्सर्स मारे, लेकिन अब तब तक रिक्वायर्ड रेट 14-15 जा चुका था। जब पृथ्वी शॉ को फाइनली बुमराह ने आउट किया, बोल्ड किया, तो ऑलरेडी मैच आउट ऑफ हैंड था। ऋषभ पंत भी उसी रिस्क में आउट हो गए आते ही। ट्रिस्टियन स्टब्स ने बेहतरीन बैटिंग की, 25 बॉल पे 71 नॉट आउट। अब आप सोच सकते हो कि अगर इसी ट्रिस्टियन स्टब्स को 40-45 बॉल्स मिले होते तो कुड हैव मेड अ डिफरेंस। एंड में उन्होंने मैच बहुत क्लोज ले आया, दिल्ली को 200 भी क्रॉस करा दिया, मगर स्टिल वही 1-2 ओवर्स और रहते तो शायद डिफरेंस आता। और ये कहीं ना कहीं अभिषेक पोरेल, जिन्होंने एक 30 बॉल्स 40 की इनिंग्स खेली, इस मैच में इस इनिंग्स से कोई फायदा नहीं है। हार्दिक पांड्या ने ये इनिंग्स तब खेली जब उनके अराउंड रोमारियो शेपर्ड, टिम डेविड, रोहित शर्मा ने इतने अग्रेसिवली रन बनाया था। अब आप वो इनिंग्स मिस कर रहे थे, ना तो आपने पावर प्ले में हिट किया, ना आपने वन डाउन अच्छे को भेजा। तो ये कहीं ना कहीं ऋषभ पंत के लिए एक लर्निंग है कि उनको इम्प्रूव करना होगा अपनी कैप्टेंसी, अगर गोइंग फॉरवर्ड उनको जीतना है तो। कि टीम उनकी स्ट्रांग नहीं है, ये ही हैज टू एक्सेप्ट दैट फर्स्ट। इस बार उन्होंने टीम कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा खिलाया, टीम में अच्छे चेंजेस थे। स्पेशली उन्होंने एक और फास्ट बॉलर ऐड किया, जाहिर रिचर्डसन। हालांकि उन्होंने विकेट नहीं लिया, मगर वो उनका पहला मैच है, तो मे भी शायद उनको 1-2 मैच और ट्राई करना चाहिए। गुड दैट ही हैज अंडरस्टूड दैट द फास्ट बॉलिंग इज वेयर हिज टीम इज लैगिंग। उसके अलावा ललित यादव को भी खिलाया गया, हालांकि ज्यादा उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, ना बैट से ना बॉल से, मगर आई थिंक ही शुड स्टिक टू दिस टीम। द टीम इज फाइन। इफ मिचेल मार्श कम्स बैक देन इट्स ग्रेट, लेकिन न्यूज यही है कि मिचेल मार्श अगले 2-3 मैच अवेलेबल नहीं है, तो इसी टीम के साथ उनको खेलना चाहिए। मगर बॉलिंग में उनको समझना पड़ेगा, या तो नॉर्जे ना खेलें, कुलदीप यादव अगर आते हैं तो ही कैन रिप्लेस हिम। अदरवाइज उनको अगर यूज करना है तो मिडिल ओवर्स में या स्टार्टिंग में ही उनसे बॉल आउट, उनसे बॉलिंग खत्म करा ले उनका कोटा, वो एंड में बॉलिंग नहीं कर पा रहे। ओवरऑल अच्छी विक्ट्री है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि हार्दिक पांड्या जो इतनी ओपनिंग बॉलिंग कर रहे थे पहले 2-3 मैच में, उन्होंने इस मैच में एक भी ओवर बॉलिंग नहीं की। क्या रन रेट, मतलब वो पिच बैटिंग पिच थी इस वजह से उन्होंने नहीं किया, या रीजन क्या था, मेरे समझ के बाहर है। क्योंकि जो बॉलर पहले 3 मैच में ओपनिंग बॉलिंग बल्कि पावर प्ले में वो 2-3 ओवर फेंकते थे, उन्होंने आज बॉलिंग ही नहीं की।
तो आई डोंट नो हार्दिक पांड्या ने ये प्लानिंग के साथ की कि हाई स्कोरिंग पिच पे बॉलिंग करूंगा, 10-20 रन पड़ेंगे तो बैटिंग में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो शायद उन्होंने अपने आप को हाइड किया, मगर वॉट एवर द रीजन उन्होंने आज बॉलिंग नहीं की। बट एनीवेज, मुंबई इंडियंस की पहली विक्ट्री, और मुंबई इंडियंस इज अ टीम विच आर स्लो स्टार्टर्स बट वो मोमेंटम कैरी करते हैं, सो यू नेवर नो कि मुंबई इंडियंस इसके बाद एक विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड मैच, लखनऊ वर्सेस गुजरात। फर्स्ट एवर विक्ट्री फॉर लखनऊ वर्सेस गुजरात। 3 साल पहले ये दोनों टीम्स एक साथ आईपीएल में ऐड हुए, लेकिन पिछले 2 सीजन जिसमें गुजरात ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दोनों में उन्होंने लखनऊ को सारे मैचेस हरा दिए थे। तो ये पहली बार था जब लखनऊ ने अपने गुजरात के खिलाफ कोई विन रजिस्टर किया, वो भी अपने होम ग्राउंड में। स्टार्ट पुअर रही, उमेश यादव ने शानदार स्पेल फेंका, और परिकल जो कि फिर पूरी तरह से फ्लॉप चल रहे हैं, वो शायद आउट ऑफ फॉर्म है, उनको ब्रेक चाहिए, वॉट एवर द रीजन, वो फ्लॉप रहे। क्विंटन डिकॉक, उन्होंने पहले ओवर में ही एक 6 मारा, बट फिर वो आउट हो गए तुरंत। केएल राहुल पहली बार थोड़ा सा टिक के खेलने की कोशिश की, और स्टोइनिस ने भी फाइनली थोड़ा परफॉर्म किया। स्टोइनिस ने हाफ सेंचुरी बनाई, हालांकि उनके 1-2 कैचेस छूटे थे। और केएल राहुल अगेन एक स्लो 30 ऑड की इनिंग्स, स्टार्टिंग में भी 2 विकेट गिरे थे, तो कुछ डॉट बॉल्स उन्होंने खेले, मगर जब कोई बैट्समैन 30 बॉल्स खेलता है तो ही हैज टू इंश्योर कि वो जब आउट हो तो उसका स्ट्राइक रेट 140 के आसपास हो। ही कैनॉट कंज्यूम बॉल्स एंड देन गेट आउट। बट केएल राहुल आउट हुए, और केएल राहुल के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टैट आपको बताता हूं। पिछले आईपीएल और इस आईपीएल के जो 3-4 मैच लखनऊ ने खेले हैं, वो सबको मैं अगर ऐड करूं तो केएल राहुल इज द ओनली प्लेयर जिसने 300 से ओवर ऊपर बॉल्स खेले हैं और स्ट्राइक रेट 120 से कम है। तो केएल राहुल कहीं ना कहीं स्ट्राइक रेट को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो इस वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्ट होने वाले हैं, अनलेस एंड अनटिल वो आने वाले मैचेस में कुछ बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड कर दे, वो टीम में नहीं आने वाले। उनका स्ट्राइक रेट बहुत ही पुअर है। उसके बाद इन दोनों ने पार्टनरशिप की। निकोलस पूरन अच्छा खेल रहे हैं इस आईपीएल में, और उन्होंने फिर से आकर के एक अच्छी इनिंग्स खेली, 2-3 छक्के मारे। आयुष बडोनी ने भी फाइनली थोड़े रन बनाए, राशिद खान ने उनको आउट किया। राशिद खान भी पहली बार इस आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करते दिखे, उन्होंने 4 ओवर में 28 रन दिए और 1 विकेट लिया। नूर अहमद सबसे अनलकी बॉलर रहे, हालांकि उनके 4 ओवर में सिर्फ 22 रन पड़े, मगर उनको 2 से 3 विकेट मिलने चाहिए थे। उनके बॉलिंग पे 2-3 कैचेस छूटे। एक तो राशिद खान ने ही ड्रॉप किया मार्कस स्टोइनिस का, जब उन्होंने डिसीव किया था। तो लखनऊ का कॉम्बिनेशन अभी परफेक्ट है। उनके पास 2 अच्छे स्पिनर्स हैं, दोनों अफगानिस्तान के। निकोलस पूरन एक फिनिशर का जॉब बेहतरीन कर रहे हैं। क्विंटन डिकॉक है। देवदूत पडिक्कल एक ऐसे प्लेयर हैं जिसके बारे में वो सोच सकते हैं उनको रिप्लेस करने का। और कृणाल पांड्या ने आज शानदार बॉलिंग की, 3 विकेट लिए। हालांकि यश ठाकुर ने 5 लिए, लेकिन कृणाल पांड्या वो बॉलर थे जिन्होंने इंपैक्ट डालना स्टार्ट किया। 160 का टोटल कोई बहुत बड़ा टोटल नहीं था, और स्टार्ट भी अच्छा मिला था गुजरात टाइटंस को। साई सुदर्शन और शुभमन गिल ओपन करने आए। शुभमन गिल अगेन तेज भी नहीं खेले, स्ट्राइक रेट भी कम थी, और फिर से एक छोटा सा स्टार्ट लेके वो आउट हो गए। ऐसा जब लग रहा था कि शायद वो इस बार बड़ी इनिंग्स खेलेंगे, वो फिर से आउट हो गए, और स्ट्राइक रेट भी बहुत पुअर। साई सुदर्शन फिर से तेज खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उनके डिसमिस होने के बाद एक डाउनफॉल सा हो गया। विलियमसन भी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, और बाकी जितने भी बैट्समैन आए, विजय शंकर हो या जो भी हो, कोई नहीं टिका। थोड़ा सा राहुल टेवटिया ने एंड में स्कोर करने की कोशिश की, मगर तब तक टारगेट आउट ऑफ हैंड था। यश ठाकुर ने एंड के आके कुछ विकेट्स लिए, बट द मैन हु मेड द डिफरेंस वाज कृणाल पांड्या। 4 ओवर में 11 रन और 3 विकेट, दैट वाज स्पेशल। 130 पे ऑल आउट हो गई गुजरात, और 33 रन विक्ट्री टू लखनऊ। तो दोनों मैचेस में कॉन्ट्रास्टिंग, मतलब गेम्स कॉन्ट्रास्टिंग रहे। एक हाई स्कोरिंग गेम और एक लो टू मीडियम स्कोरिंग गेम, जहां पे 160 का टोटल भी सक्सेसफुली डिफेंड हो गया। मगर जो पॉइंट ऑफ कंसर्न था लखनऊ के गेम में, वो था मयंक यादव। हम सब मयंक यादव को देखने के लिए डेस्परेट थे। आई थिंक अब तक उनका नाम इतना फैल चुका है कि शायद वर्ल्ड में, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, हर जगह से लोग देखना चाहते थे, क्योंकि 150 प्लस बॉलर सबको एक्साइट करता है।
मगर आज उन्होंने सिर्फ एक ओवर फेंका और उस एक ओवर में उनकी स्पीड 130s में थी। जस्ट एक दो बॉल 140 के ऊपर गई, मगर वो 136 137 फेंके और फिर एक साइड इंजरी लेके वो बाहर हो गए। तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि दो मैचेस में बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच, 150 प्लस, 3 फर्स्ट, और सडनली इस मैच में इंजर्ड एंड बाहर। एक ओवर में कुछ 13-14 रन दिए उन्होंने, 3 बाउंड्री पड़ी, स्पीड ही नहीं थी और फिर वो चले गए। अब वो बच्चे टूर्नामेंट में खेलेंगे क्या? उनकी बॉडी इंजरी प्रोन है, क्योंकि हमने देखा था शेन बॉन्ड टैलेंट में शोएब अख्तर और ब्रेडली से ऊपर थे, मगर उनकी बॉडी इंजरी प्रोन थी। वो कुछ 22-23 टेस्ट मैच ही खेल सके और ज्यादा ओडीआई भी नहीं खेल पाए। तो ये मयंक यादव को देखना पड़ेगा। शायद अभी 2 दिन पहले तक हर कोई उनको वर्ल्ड कप में देखना चाहता था, मगर कल के मैच के बाद सबके मन में डाउट है कि क्या मयंक यादव फिट है, क्या वो सस्टेन कर पाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि हम उसे वर्ल्ड कप में ले जाएं और वहां वो 2 मैच खेल के फिर से इंजर्ड हो जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप में 1 महीने तक आपको फिट रहना, 8 से 10 मैचेस खेलना बैक टू बैक 1 महीने के अंदर, आपकी बॉडी को इतना फिट होना पड़ेगा। तो अभी 2 मैचेस के बाद अगर मयंक यादव की बॉडी वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रही, तो क्या आगे क्या होगा वो देखना पड़ेगा। तो लखनऊ के नेक्स्ट गेम में हमें ऑब्जर्व करना होगा कि मयंक यादव खेलते हैं या नहीं। आज एक बड़ा मैच है, सीएसके वर्सेस केकेआर। सो लेट्स सी, उस मैच में मिलते हैं कल उस मैच के रिव्यू में। थैंक यू गाइज एंड कीप सब्सक्राइबिंग।